जय हिंद दोस्तों, मैं सुमंत तिवारी एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। जी, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि अटल टिंकरिंग लैब एक कुछ होता है, एक लैब होता है जिसमें बच्चे जाके कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एंड तक पूरा एक कंप्लीट आपको बताऊंगा कि बेसिकली अटल टिंकरिंग लैब की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, अटल टिंकरिंग लैब के पहले क्या होता था, अटल टिंकरिंग लैब आने के बाद क्या होता है, और इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। मतलब शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट पूरा आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा अपने इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब, दोस्तों आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि अटल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, और लैब का जो मीनिंग होता है वो होता है कि वहाँ पे जाके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो हम लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है वो है टिंकरिंग। टिंकरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि हम कैसे कुछ नया चीज़ बना सकते हैं। नया चीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें बन के रखी हुई है, हमको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको एक नया इनोवेशन करना है, एक नई चीज़ को डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो टिंकरिंग का मतलब यही होता है कि हम कैसे एक इनोवेशन कर सकते हैं अपने माइंड का यूज़ करके। माइंड के साथ साथ हम हमारे आसपास जितने भी जैसे कंपोनेंट्स हैं, सपोज लैब में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, वो मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या क्या हम लोग लैब में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही आता है कि हमको अटल टिंकरिंग लैब की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या पहले के डेट में अटल टिंकरिंग लैब नहीं था तो क्या बच्चे इनोवेशन नहीं करते थे? करते थे, बट उस लेवल पे नहीं करते थे जिस लेवल पे हमारी कंट्री को ज़रूरत है। तो दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। पहले के डेट में था कि जैसे फॉरेन कंट्री में जो अभी हमारे इंडिया में जो अभी योजना चल रही है अटल टिंकरिंग लैब की, ये फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी चल चुकी है। वहाँ के 8th या 9th या 10th के बच्चे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं जो यहाँ पे अभी तक इंडिया में अटल टिंकरिंग लैब आने के बाद स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बोल सकते हैं कि बहुत एक अच्छी योजना है जिससे हम अपने अंदर की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब की सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि नीड क्यों है हमको। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि हमारे भारत को एक उन्नत प्रगतिशील देश की ओर हम आगे बढ़ा सकें। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इनोवेशन की ज़रूरत होगी। तो अटल टिंकरिंग लैब में हम बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम पढ़ाते हैं कि हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को खुद से कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लैब में बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। सिर्फ डिस्कस ही नहीं करते, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया होगा कि हमको अटल टिंकरिंग लैब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब मैं बात करने वाला हूं कि हम अटल टिंकरिंग लैब में काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब में हमको काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो नीड होती है वो होती है इनोवेटिव माइंड की। जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि हमको इस लैब में इनोवेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे इनोवेशन का मतलब ये होता है कि सपोज दोस्तों, आजकल गांव के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश हो चुका है, और गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है कि शायद एक अच्छे स्कूल का बच्चा शायद वो प्रोजेक्ट पे काम ना कर पाए। तो दोस्तों, इस अटल टिंकरिंग लैब से हमको कितने सारे बेनिफिट्स हुए आप देख सकते हैं। जैसे एक बच्चे का सपना होता है कि वो साइकिल में, जैसे साइकिल वो चला रहा है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो साइकिल चला रहा है। अब वो साइकिल सिर्फ चला रहा है, बट अटल टिंकरिंग लैब बनने के बाद उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करने के बाद वो साइकिल से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है।
जैसे वो पैडल को घुमा रहा है तो पैडल घुमाते घुमाते वो सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट्स गाइडलाइन के तौर पे उनको बताया जाता है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बच्चे काम करते हैं। तो इस लैब का बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी एक आने वाली जनरेशन को होने वाला है, जो अभी लगभग बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जस्ट आने वाली जनरेशन भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएगी। तो दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब, मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शुरू में दे दिया। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि हम लोग किस किस इक्विपमेंट का यूज़ करके इस लैब में हम लोग इनोवेटिव प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक सिंपल वे में मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो आप लोग डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा मैं हाई फाई लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग डेली लाइफ में ही देखते हैं उस चीज़ को। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि घर पे, सबके घर पे फ़ैन होता है, ठीक है, गांव में आजकल पंखा लगा हुआ है। फ़ैन में दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि उसमें 3 से 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और किसी भी चीज़ को अगर हमको मैन्युफैक्चर करना है, कहीं भी किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब में भी हमको इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, इनोवेटिव प्रैक्टिकल्स पे काम करने के लिए हमको डिफरेंट बोल सकते हैं कि पैकेजेस में, जिसको अगर मैं एज अ टेक्निकल वर्ड का यूज़ करूं तो वो उसको एज अ हम पैकेजेस बोलते हैं, बट एज अ हम नॉन टेक्निकल वर्ड का यूज़ करें तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमको इस लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे जो पहला बोल सकते हैं इक्विपमेंट होता है, जो सबसे पहला हम बोल सकते हैं एज अ टेक्निकल वर्ड में जो पैकेज होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कैसे समझेंगे, तो मैं आपको एक छोटे से फ़ैन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम एक फ़ैन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको 3 से 4 पार्ट्स की ज़रूरत होती है। एक तो उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, दूसरा उसका मैकेनिकल पार्ट, तीसरा उसका प्रोटोटाइपिंग पार्ट, और चौथा पार्ट जो होता है वो हमारे खुद के सेफ्टी के लिए होता है, वो होता है आपका सेफ्टी पार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने उसका फर्स्ट पार्ट यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल पार्ट। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने उसका कॉइल डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। फ़ैन बिना कॉइल के तो नहीं चल सकता, उसका सबसे वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सपोज हम लोगों ने क्या किया, एक उसका सबसे बेसिक पार्ट जो उसका कॉइल होता है, जो उसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में मैंने उसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ की मेरे को नीड क्या पड़ेगी, मेरे को जो ब्लेड्स होते हैं उसके, जैसे मैंने उसके कॉइल्स को डिज़ाइन कर लिया, तो सेकेंड पार्ट मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उसके ब्लेड की, ठीक है। तो ब्लेड मतलब एज अ बोल सकते हैं कि हमको उसको खुद से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिंपल फ़ैन का एग्जांपल दे। तो मैंने क्या किया, उसके कॉइल को डिज़ाइन कर लिया, फिर सेकंड पार्ट में मैंने उसके ब्लेड को खुद से मैन्युफैक्चर कर लिया। अब थर्ड पार्ट में मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिकल टूल्स की। मैकेनिकल टूल्स मीन्स होता है जैसे मेरे को स्क्रू की ज़रूरत है, सोल्डरिंग मशीन की ज़रूरत है, ड्रिल मशीन की ज़रूरत है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल सकते हैं मैकेनिकल टूल्स की मेरे को उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने उसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट को डिज़ाइन कर लिया, उसकी प्रोटोटाइपिंग पार्ट को डिज़ाइन कर लिया, और थर्ड मैंने उसके मैकेनिकल पार्ट्स को भी मैंने क्या किया, कंप्लीटली स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया। अगर इन तीनों पार्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ सपोज, तो मैंने मैन्युफैक्चर कंप्लीट करके रखा हुआ है। सपोज मेरी कुछ उस मैन्युफैक्चर में कोई दिक्कत हो गई, कोई उसकी कॉइल शॉर्ट हो गई या कोई उसका ब्लेड टूट गया, तो अगर मैं उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, टेस्टिंग करते करते अगर किसी बच्चे का हाथ गलती से उस पर आ गया या गलती से कट गया, ठीक है, मीन्स अगर हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमको सबसे उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो उसका सेफ्टी पार्ट होता है, ठीक है। दोस्तों, बिना सेफ्टी के हम कोई अपने लाइफ में काम नहीं करते, क्योंकि लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसके साथ एक सेफ्टी पार्ट भी लेके चल रहे हैं। मीन्स हमने उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट डिज़ाइन किया, उसका प्रोटोटाइपिंग पार्ट डिज़ाइन किया, हमने मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन किया, फिर लास्ट वन हम जो लेके चल रहे हैं वो उसका सेफ्टी पार्ट। जैसे सपोज हमको क्या चाहिए कि हमको किसी चीज़ को सोल्डरिंग करना है, तो हमको सेफ्टी ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमको क्या करना है कि वेल्डिंग करना है, तो हमको गॉगल्स की ज़रूरत पड़ेगी।
सेफ्टी मतलब जैसे अपने को कुछ चोट लग गया तो जैसे फर्स्ट एड किट होता है, जैसे हम बाइक्स में नॉर्मल बाइक चलाते हैं, हम गिर जाते हैं तो गिरने के बाद हमारे बाइक में भी एक फर्स्ट एड किट होता है जिसका हम यूज़ करके अपना फर्स्ट एड इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी सेफ्टी किट्स होती हैं वो भी हम इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके 4th वाले पार्ट में आता है, 4th नंबर के पार्ट में आता है। तो दोस्तों इसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि एक छोटे से फ़ैन में हम पूरे इक्विपमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों लैब में भी हम एक छोटे से फ़ैन के एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इन सारे ही पैकेजेस का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में पैकेजेस। तो फर्स्ट पैकेजेस की जैसे मैं बात करूँ तो इसमें जो इक्विपमेंट्स हमको मिलते हैं उसमें बहुत सारी इक्विपमेंट जैसे लाइक सेंसर्स हो गए। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि बहुत सारा जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी मशीन हो गई, शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं, या हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह पे हम लोग सेंसर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस लैब में डिफरेंट टाइप्स की सेंसर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप लोग अपने डेली लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात हो गई एक सेंसर की। दोस्तों इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको किट्स मिलती है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एरोस्पेस किट, ड्रोन किट, एग्रीटेक किट, मैकेनिकल किट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स मिलती है। जैसे दोस्तों हमको ड्रोन किट की बात करता हूँ, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि फसलों को उगा रहे हैं, हमको खाद खुद से डालना पड़ता है, उसमें जाके हमको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सपोज हम एक ड्रोन किट का यूज़ कर रहे हैं और ड्रोन किट का हम लोग यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक खाद का छिड़काव अपने खेत पे करवा रहे हैं। सोचो कितना इनोवेटिव माइंड हम अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए हम बिना किसी मैन पावर के डायरेक्टली अपने खेत पे हम खाद की छिड़काव कर रहे हैं। तो इस टाइप के अगर आप किट का यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप अपने आसपास में अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हो। जैसे एरोस्पेस किट है, बच्चों के दिमाग में होता है कि एरो स्पेस क्या होता है, ठीक है, स्पेस क्या होता है, कैसे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक छोटे से किट में आपको बताया जाएगा और वो आप लोग खुद से उसको डिज़ाइन करोगे, खुद से उसको बनाओगे। तो सोचो बच्चों ये कितना इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक है, कितना इम्पॉर्टेंट किट्स आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे मैकेनिकल किट हो गया, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैकेनिकल किट्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे ट्रैक्टर हो गए या बड़े बड़े जैसे अपन देखते हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा है कि छोटी छोटी कार हो गई। ठीक है, तो हम लोग उसको एक मैकेनिकल किट्स का यूज़ करके खुद से डेवलप कर सकते हैं, खुद से हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इन छोटी छोटी किट का यूज़ करके हम लोग अपने अंदर कितनी सारी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया P1 के अंदर। P1 मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, एक बोल सकते हैं एक पार्ट है ये। ठीक है, अगर P1 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एक पैकेज का यूज़ कर रहा हूँ तो ये एज अ टेक्निकल वर्ड होता है, बट एज अ मैं इसको एक पार्ट लेके चल रहा हूँ कि जो मेरा जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को दोस्तों बनाने के लिए, हमको उसका जो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग आपको ATL लैब में जो फर्स्ट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट किट्स, सेंसर्स और डिफरेंट बोर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ऑर्डिनो का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनो आपको अभी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, अगर एक जैसे अटल टिंकरिंग लैब आया नहीं था, उसके पहले अगर ऑर्डिनो आपको यूज़ करना सीखना है या ऑर्डिनो के बारे में जानना है तो आपको 12th के बाद BE लेवल पे जाना पड़ता था, MTech लेवल पे जाना पड़ता था। उस लेवल पे जाके आप लोग सीखते थे कि ऑर्डिनो क्या है। बट आज के डेट में अटल टिंकरिंग लैब लगने के बाद एक 6th के बच्चे से अगर मैं पूछता हूँ या 7th के बच्चे से मैं पूछता हूँ कि ऑर्डिनो क्या है, तो वो सिर्फ ऑर्डिनो के बारे में ही नहीं बताएगा, वो उसकी पूरी कोडिंग मेरे को समझाएगा। तो सोचो दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब बनने के बाद हमको कितना ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है कि जो चीज़ हम लोग 12th के बाद जाके पे करके सीखते थे, वहाँ आज हम लोगों को वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो अगर आज के डेट में हम इस लेवल से चालू कर रहे हैं तो कल के डेट में अगर हम 12th के बाद जाके कितनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स का बोर्ड्स हम लोगों को इस पैकेजेस में प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक पार्ट बोल सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा ऑर्डिनो बोर्ड, बहुत सारा बोर्ड होता है दोस्तों इसके अंदर। जैसे एक आरपाई का बोर्ड होता है जिससे हम खुद से एक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कंप्यूटर। एक 5000 के 4000 के कॉस्ट में हम एक कंप्यूटर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम इस पैकेजेस में यूज़ करते हैं, इस इक्विपमेंट में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया एक पैकेज जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पैकेज के बारे में, जो कि होता है एक प्रोटोटाइपिंग पैकेज। जैसे दोस्तों मैंने बताया, एक अगर आपको फैन बनाना है तो उसका जो मेन पार्ट हो गया वो उसका कॉइल हो गया। अब मैं उसका अगर सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ तो मैं उसके ब्लेड को मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। अब मैन्युफैक्चर करने की क्वालिटी भी आप में डेवलप हो रही है। सोचो अगर आप किसी चीज़ को खुद से बना रहे हो, बेसिकली इस लैब में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हम जैसे डिफरेंट रोबोटिक्स के प्रैक्टिकल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब रोबोटिक्स में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको रोबोटिक्स के पार्ट्स चाहिए होंगे, उसका हैंड चाहिए होगा। तो डिफरेंट जैसे रोबोटिक्स के पार्ट चाहिए, तो हमको उसको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमको जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं, हम उसको खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने खुद से इसमें मैन्युफैक्चर करने की क्वालिटी भी इस लैब में आपको डेवलप करना है अपने अंदर। मतलब अगर आपको सपोज किसी पार्ट्स को बनाना है तो आप उसको खरीदने नहीं जाएंगे, आप इस लैब में उसको 3D प्रिंटर, जो आप बोल सकते हैं P2 में एक प्रिंटर प्रोवाइड किया जाता है आपको, वो होता है 3D प्रिंटर। दोस्तों 3D प्रिंटर बताने से पहले मैं आपको 2D प्रिंटर के बारे में बता रहा हूँ कि बेसिकली 2D प्रिंटर होता क्या है। 2D और 3D के बीच में दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि 2D जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और 3D जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे नॉर्मल हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिसों में यूज़ करते हैं, या देखते हैं कि 2D में जो प्रिंट हो रहा है वो एक कागज़ के फॉर्म में आ रहा है, बट 3D में जो प्रिंट होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन के हमारे हाथ में आ जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। सो दोस्तों आपने अभी तक 2D प्रिंटर का यूज़ किया होगा, आपने 2D प्रिंटर का यूज़ करके अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो नॉर्मली प्रिंट किया होगा, बट हम लोग यहाँ पे 3D प्रिंटर का यूज़ करके कोई पार्ट खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्टली तो वो बन नहीं जाएगा कि हम लोग बोले वो बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो बहुत सारी उसमें पार्ट्स होती हैं। तो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, स्लाइसिंग का पार्ट होता है, फिर उसको हमको प्रिंट लगाना होता है। तो ये सारी पार्ट्स भी आप लोग सीखते हैं यहाँ पे कैसे हम उसको बनाते हैं। तो दोस्तों 2D प्रिंटर हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन हम लोग अभी 3D प्रिंटर पे काम करेंगे, जिससे हम एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो मैन्युफैक्चर करने की क्वालिटी भी हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। सो दोस्तों आपको सेकेंड पार्ट में 3D प्रिंटर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप लोग किसी चीज़ को खुद से मैन्युफैक्चर करते हो। अब मैन्युफैक्चर कैसे करोगे कि किसी मटेरियल के थ्रू मैन्युफैक्चर करोगे। अब वो मटेरियल आपको इस लैब में एक PLA के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है और वो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करता, बोल सकते हैं एक इको फ्रेंडली होता है, जिसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स के रूप में आप लोगों को मैंने बता दिया कि फर्स्ट पार्ट मैं एज अ इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट मैं एज अ प्रोटोटाइपिंग पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ दोस्तों थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट इसका होता है मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट्स मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल पार्ट को मैंने डिज़ाइन किया, फिर सेकेंड मैंने प्रोटोटाइपिंग पार्ट से उसका एक मैन्युफैक्चर कर लिया, तो मेरे को जाहिर सी बात है कि थर्ड पार्ट लगेगा, वो होगा उसका मैकेनिकल पार्ट्स। कि जैसे मेरे को स्क्रू, ड्रिल मशीन, सोल्डरिंग मशीन, बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको थर्ड पार्ट में जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो है मैकेनिकल पार्ट्स। जितनी भी टाइप्स की मैकेनिकल टूल्स, आप जैसे हैमर हो गया, हैक्सॉ हो गया, जितने भी आपको मैकेनिकल टूल्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, अपने इनोवेटिव माइंड का यूज़ करने के लिए, तो वो सारी इक्विपमेंट आपको इस थर्ड पार्ट में मिल जाएगी। तो हमको इस लैब से बाहर तो जाना ही नहीं है दोस्तों, हमको इस लैब में ही बैठ के सारी चीज़ों का यूज़ करना है। अब मैंने इलेक्ट्रिकल पार्ट, प्रोटोटाइपिंग पार्ट और मैकेनिकल पार्ट, तीनों पार्ट का मैंने यूज़ कर लिया। तो अगर मैं इन तीनों पार्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे को एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है सेफ्टी पार्ट। किसी भी चीज़ को मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि अगर हम उसको बना रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान सेफ्टी का रखना होता है। और इस लैब में बच्चे काम करते हैं, तो बच्चे वैसे ही बदमाश होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं कि इसका सेफ्टी पार्ट है।
अब सेफ्टी पार्ट में हम लोग क्या क्या उसमें यूज़ करते हैं, जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया। सपोज किसी बच्चे ने हाथ जला लिया, ठीक है, सोल्डरिंग करते करते होता है, बड़े लोगों से होता है तो बच्चों से तो आम बात है, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ उनके लिए इस लैब में रख रहे हैं कि हम अगर किसी बच्चे ने कुछ किया, या मीन्स बोल सकते हैं कि सेफ्टी पार्ट, जो नाम वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि उसकी पूरी सेफ्टी का भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम इस लैब में क्या क्या यूज़ करके प्रैक्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रैक्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। ये तो हो गया इक्विपमेंट के बारे में कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज़ किया, प्रोटोटाइपिंग पार्ट यूज़ किया, उसका मैकेनिकल पार्ट यूज़ किया, और लास्ट वन हम लोगों ने यूज़ कर लिया सेफ्टी पार्ट का। तो दोस्तों इन सारी पार्ट्स को यूज़ करना एक अलग बात होता है, बट हम उससे बना क्या कह सकते हैं। जैसे इसका अटल टिंकरिंग लैब लाने का जो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में उनके माइंड में जो इनोवेटिव आइडियाज़ चलते हैं उसको क्रिएट करके उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब बनने के बाद, स्कूल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतने सारे छत्तीसगढ़ में स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जहाँ पे जैसे सपोज मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूँ, एक 8th या 9th के बच्चे ने अपने साइकिल को चला के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है, जो मेरे ख्याल से अगर अटल टिंकरिंग लैब पहले के डेट में नहीं था तो एक BE लेवल का जो बंदा था वो भी नहीं कर पाता था इस सारी चीज़ों को। तो दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब लगने के बाद कितना ज़्यादा हमको बेनिफिट हुआ है कि 6th या 7th का बच्चा अगर आज वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना समझ गया है कैसे करते हैं, तो सोचिए वो 12th के बाद कितनी अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, अपने कंट्री को किस डेवलपमेंट की ओर वो लेके जाएगा। तो दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब लगाने का जो मेन मोटो है गवर्नमेंट का वो यही है कि हम लोग कैसे अपने बच्चों का माइंड, इनोवेटिव माइंड को एक सही दिशा की ओर लेके जाएं, जिससे हमारे कंट्री का भी भला हो और आने वाली यूथ का भी भला हो। तो दोस्तों आप लोगों को इस छोटे से इंट्रोडक्शन में शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अटल टिंकरिंग लैब में किस किस टाइप में उसका यूज़ कर रहे हैं और उसका मेन मोटो क्या है गवर्नमेंट को लगाने का। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।